अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब ने दो अहम मुलाकातें की। पहले उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और इसके बाद उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से। आसिफ अली जरदारी साहब से जब मुलाकात की तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि जाली हुक्मरानों से निजात के लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हैं, यकसा हैं। क्या कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, सुनिए। इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर मुकम्मल यकजहती है और मुल्क को इन अनासर से जो जाली हुक्मरान हैं और जाली तौर पर वो पाकिस्तान के मसनद हुकूमत पर मुसल्लत हैं, तो इन लोगों से कौम को निजात दिलाने के लिए हम यकसू हैं और हमारा जज्बा यकसां है। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे थे कि जो जाली हुक्मरान हमारे पर बैठे हुए हैं उनसे निजात के लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज जो है वो यकसा है, उस पर एक ही राय रखती है। मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को करीब करीब लाएं, लेकिन हमने देखा है कि जब भी पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है और नवाज शरीफ साहब को या पीएमएलएन को रिलीफ मिलता है तो नून लीग की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया जाता कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, और जब पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलता है मुश्किल वक्त नून लीग पर होता है तो पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि नून लीग से दूर रहा जाए। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि हम एक हैं, हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहते हैं और अपनी अगली मीटिंग में लाएमल भी हम तय करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दफा फिर ऑन बोर्ड नहीं है। हमजा शहबाज ने कल भी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और हम नहीं चाहते कि इनको सियासी शहीद बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब एक से ज्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता, हमें चाहिए कि मूवमेंट चलाकर इस हुकूमत को गिरा दें। दोनों पार्टीज का क्या मौकिफ रहा है खुद ही देख लीजिए। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, बहुत जल्द मूवमेंट चलाएंगे इसको निकालने की। हम नहीं चाहते कि इमरान नियाज़ी सियासी शहीद बने, हमें अवाम के दुख दर्द की एहसास है, लेकिन इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मैं आज तुम्हें वार्म कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। खान साहब, हम तो आपको हुकूमत करने देना चाहते हैं भाई, हम आपको नहीं गिराना चाहते। यू हैव योर टाइम, डिलीवर एंड शो योर वर्थ। प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ये हमारे पे लाजिम है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। आप अपने झूठ के बोझ चले खुद ही गिर जाएंगे कौम के सामने। नून लीग हुकूमत गिराना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता वरना मुल्क इतना पीछे चला जाएगा कि उसका नुकसान पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क्यों नहीं साथ देना चाहते पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी तो कह रही है हुकूमत को घर भेजा जाए, आप लोग कहते हैं वक्त दिया जाए, सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। क्या आपकी जमात को, आपके लीडर्स को रिलीफ मिल रहा है, इसलिए ये मौक़िफ़ है आपकी जमात का? नहीं, देखें, ये जो कन्फ्यूजन है ये मैं समझता हूँ कि बाज़ सर्कल्स की तरफ से जो है ना ये बड़ी तसलसल के साथ जो है वो फैलाई जा रही है। देखें, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमएमए तीन मुख्तलिफ जमातें हैं जी। उनके अपने मंशूर हैं, अपना उनका तंजीमी स्ट्रक्चर है, उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है और इट मे पॉसिबल कि अगला इलेक्शन भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े। अपोजिशन में वो हैं और इस बात के ऊपर वो मुतफ़िक हैं कि ये हुकूमत जो है ये जाली मैंडेट के ज़रिए जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है, इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। अब इसमें एमएमए का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामेंट का हिस्सा ना बना जाए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि अगर हमने ऐसा किया तो उससे सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा। पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ किया और एमएमए को कहा गया कि भाई पार्लियामेंट का हिस्सा बने। अब उसके बाद ये टाइम का मामला है कि
किस वक्त क्या ये इनको एक बजट देने दिया जाए और इनको ये पूरी तरह से ये साबित हो जाए लोगों को कि ये ना इन्होंने परफॉर्म किया है ना ये परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो राइट टाइम होगा इन लोगों को के एक बजट क्यों 5 साल के लिए मैंडेट दिया है ना इनको, जिसको आप जाली कहते हैं, लेकिन आवाम ने 5 साल के लिए नहीं, मैंडेट तो इनको 1 महीने का भी नहीं है, मैंडेट तो इनके पास 1 दिन का भी नहीं है आपके मुताबिक, ये जाली मैंडेट है आपके मुताबिक। बात ये है कि अब जब हमने सिस्टम की खातर, जमहूरियत की खातर, इस मुल्क और रियासत की खातर हमने जब उस धांधली को और उस जो है वो जाली मैंडेट को फॉर दी टाइम भी, जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिजोरो और डिफेक्टो है, हमने तस्लीम कर लिया, तो फिर हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इनके पास ये जवाज़ ना रहे कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें 1 करोड़ नौकरी नहीं देने दी गई, हमें 50 लाख घर नहीं बनाने दिए गए। इन्होंने 5 साल मांगे हैं ना, तो 5 साल का वक्त देंगे ना। हमजा शहबाज तो कल कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते सियासी शहीद बनाएं। नहीं, ठीक है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप काम करें, 5 साल डिलीवर करें। अगर ये कह दे कि 4 साल 11 माह बाद हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और 4 साल 10 माह बाद हम 50 लाख घर बनाएंगे, तो फिर ले लें, वरना 1 साल का काम जो है वो 1 साल में होना चाहिए ना, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा नहीं। अगर ये इकोनॉमी को इस ICU से, जिसमें इन्होंने धकेला है इसको, और कह रहे हैं कि जी उन्होंने धकेला था, सब हम इसको नकार रहे हैं, ये पहले तो 6 नवंबर को नकार रहे थे, अब उसके बाद ये 2 दिन पहले फिर नकार आप ये कह रहे हैं कि 5 साल नहीं मिलने चाहिए इस हुकूमत को। जी, अब अगर ये अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं करते तो फिर अब इनको टाइम देना जो है वो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के साथ। आपकी लीडरशिप की ये राय नहीं है, आपकी लीडरशिप की ये राय नहीं है। लीडरशिप की यही राय है, यही राय है। लेकिन ये बात कि धरना किस दिन लगना है, अच्छा, और सड़कों पे किस दिन आना है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक आर्गुमेंट है। वो मेरा ख्याल है कि कोई कंसेंसस डेट बन जाएगी। मैं ये समझूं कि वो जो तहरीक थी मियां नवाज शरीफ साहब की, जो कि अब जिसका जिक्र वो खुद नहीं करते, वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है कि वोट को इज्जत दो, कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता, वो तहरीक दम तोड़ चुकी है। नहीं, वो तहरीक मौजूद है, और जब वोट का वक्त आएगा तो बिल्कुल वोट को इज्जत की बात होगी। वो तहरीक मौजूद है सिर्फ अपने लिए, दूसरे वजीर आजम के लिए नहीं है। किसके लिए? दूसरे वजीर आजम। दूसरा वजीर आजम वोट को इज्जत दे और रिजाइन करे। क्यों नहीं, इसे पता नहीं है, इसे पता नहीं है कि इसकी तो 35 सीट्स थी, 80 लोग जो हैं, ये जनूबी पंजाब का जो टोला इसके साथ लगाया गया, इसको नहीं पता। मुस्तफा नवाज जिन लोगों को ये बनी गाला में पटे पहनाता है, इसको पता नहीं कौन लेके आता था। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, दे वोट को इज्जत। इनकी लीडरशिप ने तो कहा है कि वक्त पूरा करने दे, सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन 2 मरतबा ये कह चुके हैं पिछले दिनों में कि हम मजीद वक्त नहीं दे सकते, कौम का बड़ा नुकसान होगा, हम इनको गिरा दें। अब पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करती रही है कि तसलसल के साथ हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए, आपका ये मौकिफ क्यों है? देखिए, ये बात दुरुस्त है, अभी जिस तरह राना साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि जैसे ही ये असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आईं और जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में लाई गईं और हुकूमत थमाई गई खान साहब को, तो उस पर अपोजिशन की पार्टियों को बहुत एतराज़ था। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका तो मौक़िफ़ ये था कि इन असम्बलियों का हमें ओथ भी नहीं उठाना चाहिए और यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। राना साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि अगर हम हालात को पहले ही दिन इस नहज पे ले जाएंगे तो शायद पूरे के पूरे निज़ाम को ख़तरा लाहक हो जाए, तो हमें असम्बलियों का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, जो बहुत ज़रूरी है नाजरीन के लिए भी, कि हमने अपना एक अपोजिशन ने मुतालबा रखा था कि इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग हुई है, जो हमारा मौक़िफ़ है, शायद उसमें हकीकत ना हो, लेकिन उसकी तहकीक होनी चाहिए। कमेटी बनाई गई थी ना, कमेटी, एग्जैक्टली, कमेटी उसकी बनाएगी और कमेटी अभी तक काम कर रही है। कमेटी ने फाइनली इसके ऊपर अपनी राय देनी है कि क्या आरटीएस का सिस्टम का जो फेलियर था, कमेटी ने राय देनी है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब या राना सनाउल्लाह साहब जूरी और जज बन के फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कर भी नहीं रहा आपके सामने, क्योंकि उस कमेटी का पिछले 4 माह से इजलास नहीं बुलाया। तो वो उस पे आप देखिए जोर डालें, आप उस पे इजलास बिल्कुल होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बना, इसके बाद ही पीटीआई का ये मौक़िफ़ गलत साबित हुआ ना। किस पे जोर डालें? हुकूमत पे। हुकूमत उसके अंदर लहतुलाल से काम ले रही है, ऑब्स्टिकल्स डाल रही है, स्पैनर्स फेंक रही है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से तमाम अपोजिशन जमातों का बड़ा क्लियर है कि मैंडेट ठीक नहीं है, तहकीक होनी चाहिए। आरटीएस 6 महीने में अब क्या हो गया? अब आप कह रहे हैं कि हमने कन्विंस किया कि असेंबली जाते हैं, अब आप कह रहे हैं हुकूमत गिराओ, क्यों? अब इस मौके पर आकर इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, आप खुद बताइए कि क्या हम ये इस चीज़ का पूरा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि इतना बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ हम चले जाएं? लेकिन हुकूमत का रवैया तो आप देखिए कि जिस तरीके से पॉलिटिकल विच हंट हो रही है इस वक्त मुल्क में, कि नैब जैसे इदारे को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन क्या बचती है? नंबर 1।
नंबर 2, इस वक्त जो प्रोमिसेस ये कर आए थे अवाम के साथ कि 100 डे प्लान भी आप इनका जहन में रखें, इनकी ये बात भी आप जहन में रखें कि वज़ीर आज़म ईमानदार होगा तो अवाम टैक्सों की भरमार करेंगे। आज 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। आपकी इकोनॉमी IMF कह रहा है कि 2.5% से ऊपर ग्रो नहीं करेगी फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि आपकी इकोनॉमी का मुवाजना इस वक्त अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है। इकोनॉमी आपका नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुकी है। फिर भी 5 साल तो मिलने चाहिए ना। अगर माशी परफॉर्मेंस अभी दुरुस्त नहीं है तो मैंडेट 5 साल का मिला है। आप जो ग्रोथ 5.8 पे थी, ये कहते 5.2 पे थी, 2 पे कह रहे हैं, वो अब आ गई है 2.9 पे। एक्सपेक्टेड है 3 से लेकर 5 तक प्रोजेक्शंस ये हैं। लेकिन प्रोजेक्शंस 3 से लेकर 4% तक है। इनका अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 3 to 3.5%, जी 3.5% कह रहा है, 3 to 3.5, ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये तीनों कह रहे हैं कि आपकी 3% से नीचे होगी। मैं लेकिन ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें नई बात क्या है। आप दोनों की हुकूमतों का टाइम उठा के देख लें, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मुझे बताने दो। सर एक जरा नुक्ता ऐसे कर लूं, उसके बाद आप इस पे आइएगा। 2008-9 में आपकी जो ग्रोथ थी जीडीपी की वो 2% थी, 2009-10 में 2.6% थी, फिर तकरीबन 2.5-3% थी, फिर जब आपने हुकूमत हैंड ओवर भी की उस वक्त भी 3.6% थी, और अफराते ज़र पहले साल में 17%, दूसरे साल में 10%, फिर तीसरे साल में 13%, फिर 11%। मतलब ये आपने जो फिगर्स दी बिल्कुल दुरुस्त फिगर्स दी, लेकिन इन फिगर्स के पीछे जो एनवायरनमेंट था उस वक्त, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े सैलाब आए थे? क्या आप इस चीज को भी भूल गए कि 2008 में पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस की ग्रिप में थी जिससे अभी तक दुनिया नहीं निकल पाई? फिर क्या आप भूल गए कि सवात ऑपरेशन सवात का था? चैलेंजेस थे मुख्तलिफ किस्म के, आज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं। उस वक्त के जो चैलेंजेस थे वो तो पाकिस्तान की सालमियत, बलूचिस्तान में आजादी का नारा लग चुका था। ये सारी चीजें भी आप अपने ज़हन में रखें। और उसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड है कौमी असेंबली के इजलास के अंदर, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जितनी एक्सपोर्ट्स थी उतनी मैं लेके जाऊंगा, उन्होंने भी कहा। फिर उसके बाद हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो पूरे दिया गया ना, पहले साल अगर यही शोर मचता कि अफराते ज़र 17% है, जीडीपी ग्रोथ 2% है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को धक्का मारो, गिरा दो, अगर नूली गिरा देती तो मैंने आपको जो पहला नुक्ता दिया, क्या हमारे दौर में इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई? 5 साल हुए नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। हमारे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। आज जिसके खिलाफ नहीं भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप बताइए? आपके खिलाफ नहीं? गिलानी साहब को फेयर एंड स्क्वायर निकाला गया 2008 से लेकर। मैं कह रहा हूं कि हमने एज पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की? क्या हमने नैब के इदारे को इस्तेमाल किया? और आज देखिए नहीं, इसमें शेजी भाई ये नुक्ता अहम है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की विच हंटिंग इस वक्त हो रही है। हम चेयरमैन नैब को जाकर दे के आए दरखास्त, BRT की 7 बिलियन रुपीस की उसके अंदर करप्शन हुई है, क्या उसके ऊपर उन्हें खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था? हम अब अगले हफ्ते जा रहे हैं वहां पर दरखास्त देने के लिए कि जो गोश्त स्कूल जिनका खान साहब जिक्र करते थे हर तकरीर के अंदर कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के इसमें आगे, आपका हक है, सारा स्कैंडल निकला। हम ये बात तो है, किसी और का हक भी है कि उसके ऊपर नोटिस ले। अलीम खान साहब वो जो खुसरो बख्तियार की स्टोरी छपी है जी, वो किसी अपोजिशन लीडर के खिलाफ छपती तो मेरा ख्याल अब तक वो जेल में होता। नैब ने तो खुद डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई केस नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब हमारे साथ होंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा कैसे डिनाई कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं राना सलाम साहब, हर हुकूमत पे इल्जाम लगता है करप्ट है, इसको गिराओ, इस हुकूमत को रिगिंग से लाया गया है, इसको गिराओ। ये मतलब आप जानते हैं इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी मुझे आप ये बताएं कि इनको जिस तरह से जाली मैंडेट दिलाया गया है वो कभी इस तरह से यानी जो है वो खुली धांधली पिछले 17 साल में कभी? यही इमरान खान साहब कंटेनर पे 6 महीने कहते रहे, यही बात कहते रहे। और वो तो 4 हल्कों की बात करते थे ना। नहीं, और उसके बाद कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कमिशन बन गया। कमिशन बन गया, कमिशन ने जो है कमिशन ने जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो इंक्वायरी करके उसने रिपोर्ट दे दी, फिर उसको तस्लीम किया। अगर ये पार्लिमानी कमेटी की 4 साल पूरे ये कंटेनर पे चढ़े रहे और कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में इंतशार हो और इस मुल्क में पार्लिमानी कमेटी की फाइंडिंग्स ये है कि RTS सिस्टम जानबूझ के बंद किया गया, सिस्टम में रिगिंग हुई, धांधली हुई, तो फिर आपका जवाब होगा, फिर आप ये कहेंगे कि जाली मैंडेट है। लेकिन नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद है। बात ये है कि ये आप मुझे ये बताएं कि ये जो जनूबी पंजाब का नारा लगा था, ये कैसे लगा था? ये जो आके बनी गाला पे रोज पटे सारे लोग आपकी पार्टी में आए थे 2013 में, नहीं, बात ये है कि जिस तरह से ये मामला हुए हैं
اب تو حالت یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے مکمل طور پہ؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں, ہم ایک پوائنٹ پہ اتفاق کرتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ آپ کیوں موقف اختیار کر رہے ہیں؟ میں ابھی ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے. حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ سیاسی شہید نہیں بنائیں گے, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں مدت پوری کرنے دیں گے, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. سن لیں, حمزہ شہباز کے اپنے الفاظ ہوں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپنے الفاظ ہوں گے, لیکن میں ایک یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ حکومت گرانے کے ساتھ ساتھ ہمارا کنسرن یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ہم الیکشن چاہتے ہیں, کوئی اور تماشا نہیں چاہتے. ہم نے اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا. صحیح. آپ کو لگتا ہے نون لیگ ساتھ دے رہی ہے اس وقت, یا نون لیگ کو جو اس وقت ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, اس کے بعد نون لیگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ ماضی میں دیکھا ہم نے 3-4 سال یہی ہوتا رہتا ہے, آپ پہ پریشر آتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان پہ پریشر آتا ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین اس چیز پہ ضرور ہے کہ کس وقت تحریک شروع کرنی چاہیے, اس چیز پہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تحریک شروع ہو جائے؟ وقت جو ہے اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور میں تو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں شریک تھا جب وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملنے جیل گئے, اور جو گفتگو ان دونوں بڑے لیڈران کے درمیان ہوئی ہے, میں تو میاں نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب, ہماری جو اپوزیشن کی جو ایک سوچ ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی تو باہر طور موجود ہے, اور اس ہم آہنگی پہ آپ جیسے جو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل جو میڈیا بیٹھا ہے وہ بھی اس چیز پر ہے کہ اس وقت ہمارے سسٹم کو, آپ نے اور بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی, وہ نظریاتی ہیں, کسی قسم کی ڈیل نہیں لیں گے, لیکن ٹرین مارچ کے دوران انہوں نے کہا کہ دیکھو این آر او دے دیا گیا عمران خان کی طرف سے. وہ انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کی تھی, انہوں نے وضاحت بھی یہ کی تھی کہ میرے والد نے بھی 11.5 سال جیل گزاری, اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن ڈیل کی خبریں نہیں پھیلائی جاتی تھی. تو گزارش یہ کہ اس وقت دیکھیے, اس وقت ہمارے نظام کے اندر 2-3 چیزوں کے اوپر آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ 184(3) کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو. وہ جس طریقے سے یہ اب پی ٹی آئی نے نیا حملہ کر دیا سپریم کورٹ کے اوپر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی سبمٹ نہیں کی پٹیشن, یہ ان کا آج تمام اخبارات کی ہیڈ لائن کس نے کی ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں, جالی ہے ہماری. یہ جو انور داد صاحب ہے وہ پٹیشنر, وہ کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کی, یہ پٹیشن ہماری نہیں ہے. ان کا موقف ہی ہے, ان کا موقف یہ سامنے آ چکا ہے. وہ تو خیر ہر چیز سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک, اس کے بعد خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے, پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات کریں گے. اب تک یوٹیلائزیشن 66.5% بھی ہے, کیا سلو ڈاؤن کی یہ بھی وجہ ہے؟ جس کیس کا ذکر کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد پھر ویلکم بیک ناظرین. اس سال جو جی ڈی پی گروتھ ہے اسٹیٹ بینک کے اپنے جو پروجیکشنز ہیں ان کے مطابق 3.5% رہے گی. یہ جو سلو ڈاؤن ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا جو بزنس ہے اس میں سلو ڈاؤن دیکھا جا رہا ہے, یا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن اور یوٹیلائزیشن ہے اس میں ہم سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, سی پیک منصوبوں میں سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے, کیونکہ نون لیگ کی جو دور میں جو گروتھ دیکھی گئی, جی ڈی پی گروتھ دیکھی گئی, اس کی ایک بڑی وجہ پی ایس ڈی پی کا یوٹیلائزیشن تھی اور جو سی پیک منصوبے تھے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب. خسرو بختیار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج یہ خبر آئی ہے کہ جو اس سال اب تک یوٹیلائزیشن ہوئی ہے پی ایس ڈی پی فنڈز کی وہ 450 ارب روپے تقریباً ہے, جو کہ 66% بنتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سلو ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, دوسرا پی ایس ڈی پی کی جو ایلوکیشن آلریڈی کم کی گئی ہے, ٹارگٹ کم کیا گیا, اور اس کے بعد اس کی یوٹیلائزیشن کیونکہ اتنی نہیں ہوئی ہے, 66% ہوئی ہے, اس وجہ سے اکنامک سلو ڈاؤن دیکھا جا رہا ہے, جابز بھی نہیں ہوں گی کریٹ, یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیے تھرڈ کوارٹر کے اندر کچھ معمولی سی سلو ڈاؤن ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بائی دا اینڈ ایئر یہ پک اپ کر جائے گی, لیکن یہ ایک چھوٹا ایلیمنٹ ہے جی ڈی پی گروتھ کا. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جی ڈی پی گروتھ اگر ہم نے سسٹینڈ رکھنی ہے یا آرٹیفیشل رکھنی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 9% انویسٹمنٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ, ٹوٹل انویسٹمنٹ 15%, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ 9% کر رہا ہے. یہ 10 کچھ تھی جب پچھلے 5 سال پہلے پچھلی حکومت آئی, یہ کم ہو گئی. صحیح. اگر میں امپورٹس, یہی تو المیہ ہے, 7.5 ارب ڈالر کی 2017-18 میں امپورٹ بڑھی. اگر امپورٹ بڑھا دیں گے تو 0.5 آدھا اشاریہ تو جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے. آپ ٹیکس کلیکشن 300 بلین کم ہوئی پچھلے سال, اور تقریباً جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ٹارگٹ تھا ایکسپینڈیچر 500 ارب اور بڑھا دیا, 2250 ارب روپے تھا. 800 ارب کا گیپ جو انہوں نے خود پچھلے بجٹ 2017 میں کہا کہ 18 میں ختم ہوگا, وہ ڈال دیا. اب میں اپنا فسکل ڈیفیسٹ بڑھا دوں
कर्जे लेके मैं प्रोजेक्ट शुरू कर दूं तो मेरी थोड़ी आधा इशारिया 75.75 ग्रोथ वहां से भी आ सकती है। तो ये तो एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है। बात तो ये करनी चाहिए इस वक्त मैं इतना एक लिहाज से जो मईशत के ऊपर ये बहस चल पड़ी है, इसी से ही मईशत के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी और एक डेवलपमेंट आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में नहीं आई। सही, लेकिन ये अगले 1.5-2 साल के लिए तो नहीं देखा जा रहा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जैसे हमने कहा कि पीएसडीपी आपकी हुकूमत ने आकर कम किया, तो जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे कमी देखी गई। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की नेगेटिव ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स आपको पता है इतनी डिवैल्यूएशन के बाद बढ़ नहीं रहे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ अगर देखी भी जाएगी तो वो 2 साल के बाद होगा, इससे पहले तो नहीं देखा जा रहा। देखिए आप यूं करते हैं, आज मैं ये चाहूंगा कि आपके तवासुत से 5 साल में कितने माह होते हैं? 60 माह, 60 ओवर मैच समझ लें। तो आप पहली कुछ ओवर पहले 7-8 ओवर हो गए, इसमें आप तकाबली जायजा कर लें पीपल्स पार्टी की 2008 के पहले 8 माह का, नून पीपीएमएल के 8 माह का और इस हुकूमत के 8 माह का, हर इंडिकेटर पे कर लें। इन्फ्लेशन पे कर लें, जरूर थोड़ी बढ़ी है, पिछले माह फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल 6.4 है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये मवाजना आजकल आपकी हुकूमत कर रही है जी, है ना। आज फॉरेन रिजर्व्स 19 अरब डॉलर का जब आपको एक करंट अकाउंट डेफिसिट मिले, आज हमने ये गवर्नमेंट के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर यकीन है दुनिया का कि आज आपके फॉरेन रिजर्व्स जो 2018 जून में थे उससे ज्यादा हो गए हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर कमी आ गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2013 के पहले साल में पिछली हुकूमत के अंदर, सुन ले खुसरो साहब, ये मवाजना मेरे ख्याल से रेलेवेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि आप लोगों को वक्त लगेगा, लेकिन 1.5-2 साल आप तो इत्तेफाक कर रहे हैं ना इस बात पे कि एक स्लो डाउन है, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, परेशानियां होंगी। देखिए पाकिस्तान का अलमिया क्या रहा, आप मईशत देख लें। ये किसी अरुस्तु की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की मईशत को समझने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का 60% तो सर्विस सेक्टर है, ठीक है सर, सही है, जिसकी एक्सपोर्ट्स हमारी 6 अरब डॉलर से कम होकर 5 पे आ गई है। हिंदुस्तान में हमारी आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब की डॉलर की है, हिंदुस्तान में 90 अरब की है। तो एक हमने जो नॉलेज इकोनॉमी, हमारे इनिशिएटिव्स पहले देख ले, मैं भी उस पर बाद में आता हूं क्योंकि इसके ऊपर मुझे आपसे कुछ टाइम चाहिए। हाँ, नहीं, इस पर टाइम चाहिए होगा। मैं चाहूंगा कि जो मंसूबा सीपैक डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपकी हुकूमत की तरजीह उतनी नहीं है सीपैक पे जितनी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2 हम आर्टिकल देख चुके हैं इस पर, जिसमें कहा गया है कि आप लोगों ने जो 62 अरब डॉलर के सीपैक मंसूबे थे उसमें से 19 अरब डॉलर के हो गए हैं, बाकी आप लोग होल्ड पर डाल देंगे। ये तनकीद हो रही है और एक खबर ये भी आई थी कि 24 अरब रुपए जो पार्लियामेंटेरियंस को देने का फैसला किया गया है वो भी सीपैक से निकाल के दिए गए हैं। तो क्या वो तरजीहात नहीं है? डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि सऊदी अरब से भी पैसा लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे, दीगर ममालिक से लेंगे? देखिए, एक तो आपको पता है कि सीपैक के खिलाफ एक सर्टेन सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है, बीआरआई के खिलाफ बना रहा है, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। सीपैक जो हमने सीपैक के अंदर जो डायरेक्शन दी है उसके लिए तो मुझे आपसे एक अलग प्रोग्राम चाहिए होगा। सनती कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 मेजर चीज़ें थी जो पहले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी थी। और एनर्जी के अंदर भी हमने चेंजेस की कि उसके अंदर हमने इंपोर्टेड कोल ख़त्म किया, अपनी हाइडल को फौकियत दे रहे हैं। और सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको पता है अगले 3 साल के अंदर 140 अरब रुपए ग्रांट की शक्ल में चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, जिसके तहत हम वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट हमारा उस पैसे से इंशाल्लाह इस लेकिन ये कोई नई बात नहीं, तो जो जब सीपैक मंसूबा साइन हुआ था उसी वक्त था ना। मैं गवादर में देखकर भी आया हूं, मैं गवादर में देख कर आया हूं, बहुत सारे मंसूबे चल रहे हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप अभी इस हुकूमत ने आके बनाया, अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो एग्रीमेंट है वो साइन होगा। ये पहले नहीं था। गवादर, बड़ी बात सुनी आपने, इस हुकूमत ने आके गवादर के अंदर एयरपोर्ट चाइनीज ग्रांट के साथ 230 मिलियन डॉलर का इफ्तिताह किया। तो कोई मंसूबे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, सीपैक के किसी मंसूबे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। साथ मेरी सुन लीजिए, देखिए
हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी तो सारी समझिए ना। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर वो डेवलपमेंट हमने नहीं की। कराची, हैदराबाद 3 करोड़ आबादी है, हमेशा वफाकी हुकूमत से उस पर तवज्जो नहीं रही। पंजाब का मुकदमा मैंने पहले भी आपके सामने रखा, अब भी रख रहा हूँ, बहुत महरूम है। फाटा, इन सब के ऊपर हमारा अगली डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन्हीं महरूम इलाकों की महरूमियत दूर करने पे है। और सीपैक के तहत अभी ही प्राइम मिनिस्टर गए हैं कोयटा से जोब तक, सीपैक की वेस्टर्न कॉरिडोर जो बलोचिस्तान के अंदर से गुजरनी थी और अभी उस पर कोई फोकस नहीं था। चाइना भी जाएंगे तकरीबन 68 अरब 70 अरब की लागत से 300 किलोमीटर की सीपैक की वेस्टर्न कॉरिडोर की रोड का इफ्तिताह किया है। शेख रशीद साहब का ये बयान था कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है सीपैक के अंडर उसको $2 बिलियन से कम किया जाएगा। मैंने आपको बताया आप ही की मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया कि 24 अरब रुपए सीपैक फंड से निकालकर पार्लियामेंटेरियंस को दिए जाएंगे। सीपैक के सारे प्रोजेक्ट, उनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरे प्रोटेक्टेड हैं। ये मैं 24 अरब रुपए यहां से क्यों निकाल के आपके सामने इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूं विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा होगी, देखिए चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होने वाली है, हमारा नेबर है। सीपैक को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से निकाल के एक बहुत बड़ी वुसअत दे दी है। मैं चाहूंगा आपसे सिर्फ सीपैक चाइना की जो एनर्जी के साथ आज वियतनाम की $200 अरब की एक्सपोर्ट हो गई है। मैं आपसे चाहूंगा कि सीपैक के ऊपर मेहरबानी फरमा लें। अगले हफ्ते मुझे आधा घंटा आप देंगे, लेकिन अब वापस आते हैं मैशत से। लेकिन मुझे इस पर जवाब दे दीजिए, ये दुरुस्त है कि नहीं? क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है कि एडजस्टमेंट की गई है पीएसडीपी में और 24 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस को दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के अंडर, और ये सीपैक से निकाले गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम एक हमारी कमिटमेंट है इंटरनेशनल दुनिया के साथ। हाँ। और इसी के तहत पिछले अदवार में भी 80 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च हुए। तो उसी की कंटिन्यूटी में 24 बिलियन का एक नया प्रोग्राम बनाया गया जो कि सीपैक से निकाल के नहीं, सीपैक के प्रोजेक्ट सारे फुली फंडेड हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। सीपैक एंड अदर इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है CPEC and other initiatives. The approved funds of 24 billion will be surrendered in favor of Cabinet Division Development Grant out of block allocation of CPEC and other initiatives. Thank you. तो CPEC भी है ना इसमें? Other initiatives भी है। Other initiatives. Anyways, let's get back to economy. क्योंकि आज बहस सारी हो रही है। इकोनॉमी पे तो बात होती रहेगी। एक और खबर, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था, उमर चीमा साहब की रिपोर्ट थी और उसमें कहा था कि नैब की इंक्वायरी आपके खिलाफ, लेकिन नैब के रीजनल ऑफिस से मुकदमा आपके खिलाफ जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का है वो हेड ऑफिस पहुंच चुका है, वहां से वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या खुसरो बख्तियार पे नैब की कोई इंक्वायरी है एसेट बियॉन्ड मीन्स की? देखिए, सबसे पहले तो नैब ने क्लैरिफिकेशन दे दिए कि कोई इंक्वायरी फिलहाल इस पे नहीं हो रही। सेकेंडली, कंप्लेंट ये थी कि 2004 से 2007 तक जब मैं वजीर मुमलिकत खारजा अमूर था तो ईरा के तहत पैसे वहां से खुर्द-बुर्द किए। अब ईरा आपको पता है वो अलग एक स्ट्रक्चर में होती है, जो पैसे अर्थक्वेक के लिए आए थे उसमें खुर्द-बुर्द वो ईरा के आते हैं। ईरा है अर्थक्वेक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसके तहत वो आते हैं, वहां आते हैं। फाइनेंस डिवीजन का है, उससे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। अब मुखालफिन हैं ऐसी दरखास्तें देते हैं, उस पर देखा जा रहा है। सेकेंडली, 22 साल हो गए सियासत में, पहली दफा कपड़ों पे छींटे पड़े, अब आदत में खले सियासत में है तो छींटे पड़े हैं या खबर गलत है? ऑफ कोर्स गलत है। आई स्टैंड बाय माय एसेट जो मैंने डिक्लेयर किए हैं, जिसके मैं और अपने डिपेंडेंट्स की लायबिलिटीज एंड एसेट्स, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव डिक्लेयर्ड। आपके खिलाफ कोई ना नैब की इंक्वायरी है, ना आपको कोई कॉल नोटिस मिला है, आपसे कुछ पूछगिछ नहीं की? क्योंकि ये पेपर्स हैं, अगर आपकी नजर से गुजरे हो, इसमें आपके और आपकी फैमिली के असासे बताए गए हैं कि 2004 ऑनवर्ड्स इनमें कितना इजाफा हुआ है। नहीं, ये तो लोगों ने इसमें फैलाए हुए, देयर इज नो ऑथेंटिक, कोई ऐसी नैब की इंक्वायरी नहीं, दे आर नॉट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, नोबडी। खबर के मुताबिक ये कहा गया था कि आपकी जो खानदान की आमदनी है वो 6 करोड़ रुपए है और 2014 के बाद जब आप वजीर बने तो उसमें इजाफा हुआ और अब आपकी जो वर्थ है खुसरो बख्तियार साहब, आपकी और आपके खानदान की 100 अरब से ज्यादा की हो चुकी है, जबकि आपने अपने असासों में सिर्फ 20 करोड़ डिक्लेयर किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं अभी अपने असासे जो मेरे हैं और मेरे डिपेंडेंट्स के, आई स्टैंड बाय दैट, ये टोटली फैब्रिकेटेड अमाउंट्स हैं और इसके ऊपर जब भी कोई स्टेज आई तो इसको उस फोरम पे मैं जवाब दूंगा। सही। सीपैक से तो आपसे तफसील में बात होगी। एक और, जब आप लोगों ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और तहरीक इंसाफ के साथ इलाक हुआ आपका, तो आप लोगों ने कहा जो एक पॉइंट है
وہ ہے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ. یہ سوال جب بھی آپ آئیں گے ٹی پہ آپ سے ہمیشہ ہوگا کہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا عمل کہاں تک پہنچا. یہ سن لیجیے آپ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا اس پہ. ہم ہر جماعت سے ڈائلاگ کر لیں گے جو ہمارے اس ایک نکاتی ایجنڈے میں اگلی اسمبلیاں جیسے حلف اٹھائیں گی, پہلے اجلاس کے اندر نئے صوبے کے قیام کی قرارداد پاس ہونی چاہیے. اگر نہ ہو تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. جی, 100 روزہ پلان تھا جس میں کہا تھا کہ ہم عمل کریں گے. پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے, نیشنل اسمبلی میں کوئی پیش رفت نہیں ہے. کمیٹی بنی ہے جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. کہا گیا تھا سیکریٹریٹ بنا دیں گے, بھاولپور ہوگا, ملتان, کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. آپ نے تو کہا تھا سپریم کورٹ جائیں گے, اپنی حکومت کے خلاف یہ کریں گے. آپ جب بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میرا اندر سے دل خوش ہوتا ہے کہ جو مقدمہ جنوبی پنجاب کا میں نے پاکستان کی عوام کے سامنے ایک نئی جدت سے رکھا. 9 اپریل کی تاریخ تھی 2018. یہ اچھی بات کی آپ نے, نئی جدت سے رکھا, کیونکہ ہمیشہ رکھا جاتا ہے, اس دفعہ نئی جدت سے پھر رکھا گیا. نہیں, میرا وہاں سے تعلق ہے, 800 سال سے میرا خاندان وہاں رہتا ہے, تو وی آر سن آف دا سوئل. اور میں سمجھتا ہوں وہاں جب آپ راجن پور میں 3000 فی کس ایک انسان پہ خرچ ہوں گے اور لاہور میں جب 1 لاکھ روپے خرچ ہوگا تو یہ احساس مضمومی بھی ہوگی. اور پنجاب کا سائز اس وقت دنیا کی 9 بڑے ممالک سے 9واں بڑا ملک ہوگا اگر پنجاب, اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر پاکستان میں مستقبل میں بنانے پڑیں گے. اچھا, پھر میں نے کیا کہا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ الحاق یا اس کے ساتھ شمولیت کریں گے جو فیڈریشن کی نمائندہ ہو. میرے نزدیک اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ پورے پاکستان سے ملا ہے. پوری فیڈریشن کی ایک نمائندہ جماعت اگر پاکستان میں حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو اس وقت وہ پی ٹی آئی ہے. تو پیش رفت ہوئی ہے, آپ ہماری چل رہی ہے بات. اس وقت تو پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل اس وقت کیا انوائرمنٹ ہے, اکیلی جماعت تو آگے لے کے نہیں چلے گی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب کے لیے وہاں ہم سیکریٹریٹ, ایڈمنسٹریٹو, ان کو سارے انتظامی امور ان کے اور ان کے ترقیاتی امور کی ساری بااختیار کریں گے. جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو صوبہ صرف محض ایک لکیر رہ جائے گا, اور انشاءاللہ جب سیاسی اس کے اوپر باقی جماعتوں نے ہمارے ساتھ اس پہ پیش رفت کی تو انشاءاللہ یہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ صوبہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد ایک اور ایشو میں بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے افسوسناک واقعے کی. کوئٹہ سبزی میں آج دھماکہ ہوا جس میں 19 افراد جاں بحق ہوئے. 8 کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا, ایک اس میں ایف سی اہلکار بھی تھے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کوئٹہ اور بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہو. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 2012 سے 2017 تک 509 ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں, جبکہ 2013 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2008 سے لے کے 2012 تک 338 لوگ جو ہے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شہید کیے گئے. تو پہلا واقعہ نہیں ہے, آج پھر افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوم منسٹر بلوچستان ضیاء اللہ لانگو صاحب. ضیاء اللہ لانگو صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور اس واقعے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا, جبکہ جو ڈی آئی جی کوئٹہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پلانٹڈ بوم تھا. اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں, ابتدائی تحقیقات, اس سے کیا پتہ چلا ہے, خودکش حملہ تھا یا پلانٹڈ بوم تھا؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس واقعے پر اس لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں, اور جہاں تک کہ اس دھماکے کی نوعیت کا تعلق ہے, صبح فرسٹ اسی وجہ سے اس کو ابھی تک سرکاری طور پر اناؤنس نہیں کر رہے تاکہ اس کی مکمل تصدیق نہ ہو سکے, تصدیق ہو جائے. تو ابھی تک جو مجھے جو معلومات مل رہی ہیں, جو سوسائڈ اٹیکر ہوتے ہیں جن کے باڈی پارٹس سر الگ, ابھی تک میں باوثوق تصدیق نہیں کرتا ہوں. ابتدائی شواہد کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوسائڈ اٹیک ہے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ چمن میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک پولیس افسر جہاں بحق ہوا ہے اور 4 زخمی ہیں, اور صبح کوئٹہ کا واقعہ. تو ایسا لگتا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے. کتنی تشویش کی بات ہے یہ آپ کے لیے؟ بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, یہ واقعہ بھی ہوا ہے, کیونکہ یہ بھی میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی کی منازل کی طرف جا رہا ہے, تو اس وجہ سے
बलूचिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी और इनकी कमर तोड़ दी गई है दहशतगर्दों की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इनका सफाया करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह लांगू साथ मौजूद थे, कह रहे थे इब्तदाई तहकीकात जो हुई है सरकारी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारे यही मिल रहे हैं कि आज जो धमाका हुआ था कोयटा में वो खुदकुश धमाका था। अब तक ये इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की और पुलिस की तहकीकात इस पर जारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।